सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये हमको पढ़ना है। तो ये एक बॉडी है, ठीक है, आर्बिट्ररी शेप की बॉडी है। ये जो बॉडी है ये भी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। एंड दिस बॉडी इज रोटेटेड अबाउट दिस एक्सिस, इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। सो दिस एक्सिस इज एक्चुअली द एक्सिस, this axis is passing through this point O, okay, and this point O is present in this body। और कैसी है ये एक्सिस? एक्चुअली ये जो एक्सिस है ये इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, 3 डायमेंशन है, इसलिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसका हाफ पोर्शन स्क्रीन के अंदर है और हाफ पोर्शन स्क्रीन के बाहर है। और ये जो बॉडी है, ये पूरी जो आर्बिट्ररी शेप की बॉडी है वो इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट में इस तरीके से रोटेट हो रही है। एंड दिस बॉडी इज रोटेटेड अबाउट दिस एक्सिस विथ दिस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओके। सो ये जो रैंडम शेप की बॉडी है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। तो हमने सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल को पहले कंसिडर किया है। द नेम ऑफ दिस पार्टिकल इज P, ओके, एंड द मास ऑफ दिस पार्टिकल इज m1 एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल P फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r1, ओके। अब क्या हो रहा है कि अगर ये बॉडी इस तरीके से रोटेट हो रही है इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट में, तो अगर बॉडी रोटेट हो रही है दैट मीन्स इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो भी रोटेट होंगे। दैट मीन्स ये जो सिंगल पार्टिकल हमने कंसिडर किया ये भी रोटेट होगा, तो ये भी इस तरीके से रोटेट होगा। अगर पूरी बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है दैट मीन्स इसकी भी ये जो पार्टिकल P है उसके लिए भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगी, बिकॉज in rotational motion angular velocity is constant for every particle। that means अगर हम किसी भी पार्टिकल की बात करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगी, बट इन रोटेशनल मोशन लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट, ओके। सो डिफरेंट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी। सो हमने कंसिडर किया कि ये जो हमारा सिंगल पार्टिकल है पार्टिकल P, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो v1 है, ओके। सो ये हमने डायग्राम के बारे में देख लिया। क्या देखा? हमको पढ़ना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली में हमको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है, ओके। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक आर्बिट्ररी शेप की बॉडी ले ली। आप कैसा भी शेप ड्रॉ कर सकते हो। और ये जो बॉडी है इस पे एक पॉइंट है O, इस पॉइंट O से इस तरीके से परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पे है, इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी जो है वो रोटेट हो रही है। एंड विद दिस एंगुलर वेलोसिटी ये बॉडी रोटेट हो रही है। अब ये जो बॉडी है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। सो हमने यहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल कंसिडर किया, दैट नेम इज P एंड इट्स मास इज m1। इस बॉडी का इस रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो r1 है। एंड इस पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी वो भी ओमेगा ही होगा जो इस बॉडी का है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है बट लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैसे डिफरेंट होती है। तो हमने कंसीडर किया कि ये जो सिंगल पार्टिकल है जो हमने कंसीडर किया इसकी वेलोसिटी है v1, ओके। सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इज व्हाट, हाफ mv²। यही काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला है जो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ओके, हाफ mv²। सो हम अभी किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, पार्टिकल P की। हमने यही पार्टिकल कंसिडर किया है। सो फॉर दिस पार्टिकल P द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, मास ऑफ दिस पार्टिकल इज m1 and linear velocity of this particle is v1, that means v1², okay। so the kinetic energy of this particle P is half m1 v1², okay। now लास्ट क्लास में हमने देखा था रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ओके, एंड दिस रिलेशन इज v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये रिलेशन हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। सो नाउ वी आर यूजिंग दिस रिलेशन v1 इज इक्वल्स टू r1 ओमेगा फॉर विच पार्टिकल, फॉर दिस पार्टिकल P, ओके। सो फॉर दिस पार्टिकल लीनियर वेलोसिटी इज v1, okay, and the distance from the axis of rotation is r1 and angular velocity of this particle is same as the body, so this is omega। so this relation v1 is equals to r1 omega is for this particle। so let us substitute the value of this v1। हम v1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, r1 ओमेगा, उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। so kinetic energy of particle P is equal to half m1 v1² means r1² omega², okay। so this is the kinetic energy of this particle P in terms of
एंगुलर वेलोसिटी, दैट मीन्स दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, दैट मीन्स दिस इज लीनियर काइनेटिक एनर्जी। बट हमने क्या किया, v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा से ओके सो हमने क्या किया, इस रिलेशन से इस काइनेटिक एनर्जी को हमने एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नाउ। ओके सो ये हमने सिंगल पार्टिकल का कैलकुलेट कर लिया, इस पार्टिकल p का। अब क्या है, बिकॉज दिस बॉडी इज मेड अप फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो हमने सपोज किया कि ये जो बॉडी है ये बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई है और इन सारे पार्टिकल्स का मास m1, m2, m3, m4 इस तरीके से है, और इन सारे पार्टिकल्स की जो लीनियर वेलोसिटी है वो v1, v2, v3, v4 इस तरीके से है, और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स जो इसमें है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, जैसे फर्स्ट वाले का r1 है, सेकेंड वाले का r2, थर्ड वाले का r3 इस तरीके से है। तो अभी हमने सिंगल पार्टिकल के लिए कैलकुलेट किया। नाउ इफ़ वी कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंप्लीट बॉडी, ओके सो कंप्लीट बॉडी का कैलकुलेट करेंगे तो हमको सारे पार्टिकल्स की, जितने भी पार्टिकल्स से मिल करके ये बॉडी बनी हुई है, उनकी इस काइनेटिक एनर्जी को हमको ऐड करना पड़ेगा। ओके सो हमने काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट बॉडी की डिराइव करना है, तो हम क्या करना है, हमने पहले एक सिंगल पार्टिकल के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब जो ये सिंगल पार्टिकल का वैसी दूसरे पार्टिकल का भी होगा, वैसी तीसरे का भी होगा, चौथे का भी होगा, तो हमको सारे को टर्म्स को ऐड कर देना है। सो फॉर द फर्स्ट पार्टिकल दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। फॉर द सेकेंड पार्टिकल हाफ मास सेकेंड पार्टिकल का लेट m2 है, डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2, एंड एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी सारे पार्टिकल की सेम होगी इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। ओके वैसे ही थर्ड पार्टिकल के लिए भी हमने यही फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। वैसे ही फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे हमने ऐड करके, इसलिए हमने डैश 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 करके लिख लिया। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस कंप्लीट बॉडी। पहले हमने फर्स्ट पार्टिकल का निकालना है, उसके बाद सारे टर्म्स को ऐड कर देना है। ओके नाउ इन ऑल टर्म there is half and omega square, so we can take this term constant, half omega square constant लिया, तो फर्स्ट टर्म से बचा m1 r1 स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म से हमको मिला m2 r2 स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म से हमको मिला m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके नाउ ये हाफ ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ है, और ये जो टर्म है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सम है, ऐड है, एडिशन है, तो हम इसको समीशन के फॉर्म पे लिख सकते हैं। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट समीशन ऑफ m r स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ, इन प्लेस ऑफ दिस ब्रैकेट टर्म। ओके सो हमने m r स्क्वायर यानी हम 1 2 3 इस तरीके से ना लिख के हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिए m r स्क्वायर, और बिकॉज ये जो सारे टर्म का सम था, एडिशन था, इसलिए हमने यहाँ पे समीशन लगा दिया। Now this term summation of m r square is replaced by I. Summation of m r square is replaced by I and half omega square is as it is. So this term kinetic energy is equals to half I omega square. This is the expression for rotational kinetic energy. Okay. So this gives the expression for rotational kinetic energy. It is half I omega square. यहाँ पे जो टर्म है समीशन m r स्क्वायर, जिसको हमने I से इंडिकेट किया है, दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी। ओके सो ये टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा यही है। सो I इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ m r स्क्वायर इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about which axis, about this axis which is passing through this point O. Okay और हमने कैसे डिराइव किया ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को? सो द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली द सम ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द बॉडीज। ओके सो हमको क्या करना है, हमने लीनियर काइनेटिक एनर्जी से ही तो डिराइव करना चालू किया, दैट मीन्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर हमको निकालना है तो हम जितने भी पार्टिकल्स हैं उसका लीनियर काइनेटिक एनर्जी निकाल के उन सारे टर्म्स को ऐड कर देंगे, तो हमको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर्टिकुलर बॉडी की मिल जाएगी। ओके तो अगर हमको किसी भी बॉडी का बताया गिवन है कि एक बॉडी है, ठीक है, उसका हमको बताया जा रहा है कि वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है और हमको एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। सपोज हमको उसका आई गिवन है या आई नहीं भी गिवन है, तो आपको उसका मास या मास एंड ये डिस्टेंस गिवन है।
पर्टिकुलर पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले के यूज से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम रोटेशनल मोशन में कैलकुलेट करते हैं, और इसको कैलकुलेट करने के लिए भी बॉडी जो है एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट में रोटेट होती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सपोज किया कि सपोज दिस इज एन आर्बिट्रेरी शेप्ड बॉडी. ओके, और ये जो बॉडी है वो इस एक्सिस के अबाउट पे रोटेट हो रही है. ये भी एक्सिस कैसा है, जो आधा स्क्रीन के अंदर है आधा स्क्रीन के बाहर है, या आप कोई दूसरा भी एक्सिस कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, तो ये जो बॉडी है इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो हमने यहाँ पे कुछ 4 to 5 पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 है, सेकेंड का मास m2 है, थर्ड पार्टिकल का m3, फोर्थ पार्टिकल का m4, फिफ्थ पार्टिकल का मास m5 है. अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस है r1, सेकेंड पार्टिकल का डिस्टेंस है r2, थर्ड पार्टिकल का r3, फोर्थ पार्टिकल का डिस्टेंस r4 एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस फिफ्थ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r5. ये हमने कंसिडर कर लिया. नाउ दिस इक्वेशन m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर. ओके, और वी कैन राइट दिस टर्म एज समीशन फॉर्म, जैसा हमने लास्ट एक्सप्रेशन में किया अभी. समीशन ऑफ, इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख लिया mr स्क्वायर. सो दिस एक्सप्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंप्लीट बॉडी. ओके, जिसमें कंप्लीट बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हमने सारे पार्टिकल के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने ऐड कर दिया. ओके, सो दिस एक्सप्रेशन I इक्वल टू समीशन ऑफ m r स्क्वायर, या ये टर्म m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r, ये डिफरेंट पार्टिकल्स का हमने ऐड किया. सो दिस टर्म इज नोन एज, दिस इक्वेशन, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंप्लीट बॉडी. ओके, सो क्या हमको कंक्लूजन मिला, हमको इसको डेफिनेशन देना, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे. द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. कभी भी अगर हमको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करने बोल रहा है, तो वहाँ पे हमको कंडीशन गिवन होगी कि वो जो बॉडी है जिसका भी हमको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, बिकॉज रोटेशनल मोशन में ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आता है. ओके, सो द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास into sum of product of mass and square of distance. Distance what? Distance from the axis of rotation. r क्या है यहाँ पे? Distance of particle from the axis of rotation. Okay, so it is moment of inertia is defined as sum of, because यहाँ पे sum भी हो रहा है सारे टर्म्स का, प्रोडक्ट हो रहा है m एंड r स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. सो प्रोडक्ट ऑफ मास, किसका प्रोडक्ट हो रहा है, मास, एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर ईच पार्टिकल. मतलब डिफरेंट पार्टिकल के लिए अगर हम ये प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें मास और डिस्टेंस स्क्वायर का, और उसको हम सम कर दें, तो हमको पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा. तो यही एक्सप्रेशन को हमने इन वर्ड्स एक्सप्रेस किया. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, ये स्केलर क्वांटिटी, क्यों स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी बॉडी हमको गिवन है. ठीक है, जैसे सपोज ये आर्बिट्ररी शेप की बॉडी है, हम क्या बोल रहे हैं कि बॉडी जो है वो इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट हो रही है. कैसे रोटेट हो रही है एक्सिस के अबाउट में, कैसी है ये एक्सिस, आधी स्क्रीन के अंदर है आधी बाहर है. ठीक है, तो किस तरीके से, इस तरीके से वो रोटेट हो रही है. ठीक है, पहले इधर जा रही है फिर इधर जा रही है. अगर इसकी रोटेशन की डायरेक्शन को हम रिवर्स भी कर दें, ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी अगर ये रोटेट हो रही है, तो भी आई की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे ये, बस एक्सिस ऑफ रोटेशन वही होना चाहिए. ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर वही है, तो जैसे सपोज हम ऐसा समझते हैं कि कोई बॉडी जो है वो एक एक्सिस के अबाउट में, ओके, कोई बॉडी जो है वो एक एक्सिस के अबाउट में से पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट हो रही है. ठीक है, तो जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब आएगा, जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट होगी. ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता.
दैट मीन्स डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, और अगर डायरेक्शन नहीं है सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स दैट क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर. ऑब्वियसली क्या है ये, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, यही है, मास इंटू रेडियल डिस्टेंस स्क्वायर. सो मास की यूनिट किलोग्राम एंड आर डिस्टेंस की यूनिट मीटर. सो इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर. एंड इट्स डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मास है यहाँ पे, इट मीन्स m⁻1, डिस्टेंस का स्क्वायर है दैट मीन्स लेंथ l⁻2, एंड टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इट मीन्स 10⁻0. ओके, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, एंड this movement of inertia in rotational motion is analogous with mass in linear motion. तो मैंने क्या बताया था कि रिजिड बॉडी में 2 टाइप के मोशन होते हैं, एक ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन. ठीक है, तो ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन में जैसे अगर हमको लीनियर काइनेटिक एनर्जी की ही बात करना है तो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ½ mv². और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या डिराइव किया अभी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ I⍵². ओके, ये डिराइव किया हमने. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ½ I⍵², और लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ½ mv². मतलब जो एक्सप्रेशन है वैसा ही है, बस v के जगह पे लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी है, एंड मास के जगह पे क्या आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है. वैसे ही जब आप एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम की भी बात करेंगे तो हम एंगुलर मोमेंटम के लिए हमको एक्सप्रेशन मिला था जब हम लास्ट क्लास में डिराइव किए थे, I⁴ और लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी m⁴v. मतलब जो भी आपका लीनियर मोशन के लिए फॉर्मूला है, ओके, जब आप उसको रोटेशनल मोशन के साथ पे कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि जहाँ जहाँ पे मास की टर्म आ रही थी वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा. इट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज एनालॉगस विथ मास इन लीनियर मोशन. मतलब आप लीनियर मोशन के लिए कुछ भी फॉर्मूला लिख रहे हो, जैसे काइनेटिक एनर्जी के लिए हो गया ½mv². ठीक है, और जैसे आप मोमेंटम लिख रहे हो, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, p = मास इंटू वेलोसिटी. तो अगर आप रोटेशनल मोशन में लिखोगे तो वो एंगुलर मोमेंटम होगा. तो जहाँ जहाँ पे आपका लीनियर मोशन में मास आ रहा था फॉर्मूला में, अब वो रोटेशनल मोशन में अगर आप वही फॉर्मूले को एक्सप्रेस कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दैट मीन्स ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेशनल मोशन में, ये किसके समान है, मास है. जो सकी लीनियर मोशन में मास होता है वही बिहेवियर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज एनालॉगस विथ मास इन लीनियर मोशन. ओके, सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियस ऑफ जायरेशन. ओके, सो क्या है ये, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक आर्बिट्ररी बॉडी यहाँ पे ड्रॉ की है. ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करिए, सेम एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है. ठीक है, ये इस पूरी बॉडी का जो मास है वो कैपिटल M है. ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास पॉइंट जो होता है वो कौन सा पॉइंट होता है, जिसमें इस पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है. ठीक है, सो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि द मास ऑफ दिस कंप्लीट आर्बिट्ररी शेप्ड बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट. सो दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास, एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास पॉइंट from the axis of rotation is capital K. Okay, so this capital K is radius of gyration. Okay, so let us understand this. Radius of gyration of body about an axis of rotation. किसी भी बॉडी का जो रेडियस ऑफ जायरेशन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम डिफाइन कर सकते हैं उसको. और ये क्या होती है, इट इज़ अ रेडियल डिस्टेंस. ऑब्वियसली ये रेडियल डिस्टेंस होगी बिकॉज हम इसको क्या बोल रहे हैं, रेडियस. ओके, सो इट इज़ अ रेडियल डिस्टेंस अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट. क्या कौन कौन से रेडियल डिस्टेंस है, किस 2 पॉइंट, किस पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से टू अ पॉइंट एट विच द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस है, जहाँ पे पूरी बॉडी का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, दैट डिस्टेंस, दैट रेडियल डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन. ओके,
सो यहाँ पे जो k है ये रेडियल डिस्टेंस है, दैट इज रेडियस ऑफ जाइरेशन. इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट एट विच total mass of the body is concentrated. That means it is the distance from the axis of rotation to the center of mass point. Okay, and this radius of gyration is denoted by capital K. Okay, अब क्या हो रहा है कि इस पूरी बॉडी का मास मैंने क्या बताया था, कैपिटल M. ठीक है, और ये जो पॉइंट था ये क्या था, सेंटर ऑफ मास है. सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसमें इस पूरी कंप्लीट बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है. दैट मीन्स अगर इस पूरी बॉडी का मास कैपिटल M है, ठीक है, जो यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट हर बॉडी में होता है जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, जहाँ पे उस पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है. दैट मीन्स हम सपोज कर सकते हैं कि ये जो पूरी बॉडी का मास कैपिटल M था वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. ओके, दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसका मास को हम पूरी बॉडी के मास के इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं. दैट मीन्स इस पॉइंट का मास कितना है, कैपिटल M है. ओके, सो अगर हमको इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. और मास क्या है, हमको किसका निकालना है, बॉडी का, लेकिन हम किसका निकाल रहे हैं, सिर्फ इस पॉइंट का. ठीक है, तो इस पॉइंट का मास क्या है, कैपिटल M, जो बॉडी का है, बिकॉज ये सेंटर ऑफ मास पॉइंट है, इसी पे ही पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है. सो इसका मास क्या है, कैपिटल M, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, K, कैपिटल K. सो कैपिटल M इंटू कैपिटल K स्क्वायर इज I, एंड दिस I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंप्लीट बॉडी. हमने निकाला इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन यही किसके इक्विवेलेंट है, इस पूरी बॉडी के इक्विवेलेंट है, बिकॉज इस पूरी बॉडी का जो मास है वो इस पॉइंट पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है. सो हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन व्हेन मल्टीप्लाइड विथ टोटल मास ऑफ द बॉडी, व्हेन मल्टीप्लाइड विथ टोटल मास ऑफ द बॉडी गिव्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी. तो अगर हम इस रेडियस ऑफ जाइरेशन के स्क्वायर को जब पूरी बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, I, एंड दैट I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंप्लीट बॉडी. ओके, सो रेडियस ऑफ जाइरेशन इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट एट विच द मास ऑफ द कंप्लीट बॉडी इज concentrated, or you can say that radius of gyration is the radial distance from the axis of rotation to the point which is center of mass point. Okay, and this is denoted by K, and if we multiply the square of radius of gyration with the mass of the body, we get the total moment of inertia of this complete body. Okay, so this is radius of